नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और शुरुआत करेंगे फाइनल कट की एक बड़ी अहम खबर के साथ। आपको बता दें जिस तरह से भाजपा अपनी कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भाजपा की सिकुड़ती जीत अंतर को आलाकमान ने चुनाव में भाजपा की सिकुड़ते जीत के अंतर को आलाकमान ने बहुत गंभीरता से लिया है। जुलाई के पहले सप्ताह में संभावित कार्यकारिणी की बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी। खासतौर पर पार्टी के बड़े नेताओं के अपने पोलिंग बूथ पर पार्टी की हार को शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। संगठन महामंत्री अशोक कोल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पोलिंग बूथ से मतदान की डिटेल भी तलब की है। डिटेल पर समीक्षा करने पर पार्टी इन नेताओं पर मुनासिब कार्रवाई भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की सिकुड़ती जीत के अंतर को आला कमान ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। जुलाई के पहले सप्ताह में संभावित कार्यकारिणी की बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी। खासतौर पर पार्टी के बड़े नेताओं के अपने पोलिंग बूथ पर पार्टी की हार को शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। संगठन महामंत्री अशोक कोल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पोलिंग बूथ से मतदान की डिटेल भी तलब की है और उसके बाद डिटेल पर समीक्षा करने पर पार्टी ने इन नेताओं पर मुनासिब कार्रवाई भी कर सकती है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने अपने जो जीत का अंतर था वो कम होता हुआ नजर आया, जिसके बाद आलाकमान ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ के हैं। जिस तरीके से साफ तौर पर एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है और संभावित ये बैठक होगी जुलाई के पहले हफ्ते में, तो इस बैठक के अंदर किन किन चीजों पर मंथन होगा, किस तरह से दिशा निर्देश जो है वो आला कमान द्वारा दिए जाएंगे और क्या वाकई में परिसमन का कोई फायदा, उसके बारे में मंथन होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बड़ा सीरियसली नोट लिया है शीर्ष नेतृत्व ने इसको। तो अंतर जीत का अंतर बहुत कम हुआ है, जिसको हम कहेंगे सिकुड़ गया है। और पार्टी ने कार्यकारिणी की मीटिंग पहले हफ्ते, जुलाई के पहले हफ्ते में बुलाई है। और बड़ा चिंता का विषय यह है कि ये भी पार्टी असेस कर रही है कि जो हमारे मेन फेसिस, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया, स्पीकर बनाया, कैबिनेट बनाया, एमओएस बनाया, मुस्लिम फेसिस ऐसे दिए जिनको कहीं पोजीशन पे भेजा गया, उनके पोलिंग बूथ में भी वोट कम हुए हैं। इसको असेस किया जा रहा है और शीर्ष नेतृत्व ने उनसे डिटेल मंगाई है कि आपके बूथ में कितने वोट भाजपा को पड़े हैं और 2019 में कितने पड़े थे और 2014 में कितने पड़े थे और 2024 में ऐसी हालत क्यों है, क्योंकि अंतर बहुत कम हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इसको शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा सीरियसली लिया है और इस पर आत्ममंथन किया जाएगा। इसको असेस करने के बाद हो सकता है उन पर कोई एक्शन लिया जाए, यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो पोजीशन बनती है उनकी, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ उनको समझाया जाएगा या उनको बताया जाएगा कि इसके पीछे कारण क्या, उनसे पूछा जाएगा कि क्या कारण रहे कि आपके अपने पोलिंग बूथ में आप भाजपा को वोट नहीं दिलवा पाए। ये एक मुद्दा रहेगा। जी बिल्कुल, एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, परिसीमन हुआ और उसके बाद उसका फायदा भी नहीं मिला, जैसे कि प्रॉक्सी पार्टी कहा जा रहा था और उसको भी फायदा नहीं हुआ, जमानत तक जब्त हो गई। परिसमन के बाद अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट बनी और अगर ये सीट यहां पे रहती, अगर परिसमन नहीं होता तो क्या ये नुकसान होना था भाजपा को, भाजपा यहां से सीट नहीं जीत सकती। और अब विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो क्या लगता है इन सब के बीच में इस मीटिंग को बुलाया गया है और किस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। देखिए, कार्यकारिणी संभावित थी पहले हफ्ते जुलाई के, वो होनी है स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग और उस मीटिंग में वाकई में इस पर भी चर्चा की जाएगी कि परिसीमन किया और परिसीमन करने के बाद भी हम किसी अपने शेडो कैंडिडेट को भी हेल्प नहीं कर पाए, वो भी अपनी जमानत जब्त करवाया है। और यही एक वजह है क्योंकि पार्टी इन चीज़ों को सीरियसली लेती है कि अंतर कम हुआ, उसके पीछे कारण क्या था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को कंपोजिट करके, कंपाइल करके आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब लिया जा रहा है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके, जैसे सपोज कोई लीडर
उप मुख्यमंत्री बनता है उसका पोलिंग बूथ कहाँ पे है, उस पोलिंग बूथ में बीजेपी को वोट क्यों नहीं पड़ा और कितना पड़ा, और क्यों कांग्रेस या दूसरे लोगों को वोट पड़ा, इस पर भी आत्ममंथन किया जाएगा। उनसे डिटेल ली जाएगी। डिटेल लेने के बाद उनको बताया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है। दूसरा, कार्यकारिणी में ये चर्चा होगी कि पंचायतों के चुनाव ड्यू हैं, आपके बीडीसी के चुनाव ड्यू हैं, आपके अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव ड्यू हैं, विधानसभा के चुनाव ड्यू हैं। इनको लेकर के क्या रणनीति बनाई जाएगी प्रदेश कार्यकारिणी में, इस पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से साफ तौर पर कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है और ये संभावित थी, और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस पे किन चीजों पे मंथन किया जाता है और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को काला दिवस के रूप में मना रही है। देश के साथ साथ जम्मू में भी भाजपा ने आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया। जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित अन्य भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान मीडिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस को लोकतंत्र का हत्यारा बताया। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। 75 का वो काला दिन जब उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार और उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत देश के संविधान का गला घोटने की कोशिश की। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1975 25 जून को देश के अंदर जो इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान को तार तार किया गया, उस काले दिवस को कांग्रेस पार्टी के संविधान को मिटाने के उस षड्यंत्र को आज भी लोग सोचकर लोगों की आम जनमानस की रूह कांपती है। श्री राहुल गांधी जी और उनके सारे खानदान को माफी मांगनी चाहिए देश से कि राहुल गांधी जी की दादी मां ने भारत माता की पीठ पर 25 जून 1975 को खंजर घोंपा था और भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश 25 जून 1975 को नेहरू गांधी खानदान ने की थी। ये कांग्रेस पार्टी ये देश की गद्दार पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के संविधान के खिलाफ षड्यंत्र किए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता को अपमानित किया और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारत माता को लहूलुहान किया। ये कांग्रेस पार्टी गद्दारों की पार्टी है, ये कभी हिंदुस्तान की वफादार पार्टी नहीं हो सकती। 25 जून 1975 का वो काला दिन हम सबको स्मरण कराता है कि किस प्रकार ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद और फिर ऑनरेबल सुप्रीम। वहीं पुंछ में भी भाजपा द्वारा काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और मीडिया के साथ आपातकाल के दौर की जानकारी साझा की गई। इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या करने और लोकतंत्र को बार बार नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। दुनिया में इमरजेंसी लगती है, बट इमरजेंसी के लगाने के कुछ कारण हुआ करते हैं, या तो एक्सटर्नल थ्रेट या इंटरनल रिबेलियन या इकोनॉमिक शटरिंग, इस तरह के मिलते जुलते कारण हो। और फिर अगर संविधान में उसका प्रावधान हो तो ही इमरजेंसी लगती है। 1975 में ऐसा कुछ नहीं था। 71 में जो इलेक्शन हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी जीती, अदालत में केस चल रहा था। 75 में आकर फैसला हो गया कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट उनके पास थी, उनका इलेक्शन कैंसिल होता तो क्या होता, पार्टी दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री बना सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस एक फैमिली के बीच फंसी हुई पार्टी है, फैमिली एंटरप्राइजेज है।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से अक्सर सड़क हादसे निकलकर सामने आते हैं। कहीं सड़कें खराब और कहीं ड्राइवर्स की लापरवाही लोगों के लिए काल बनकर साबित होती है। आज फिर से डोडा जिले के एक हादसा सामने आया है, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए डोडा जिले के जीएमसी में उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद जीएमसी डोडा के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लोग मरीजों के एयरलिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे तक समय बीत जाने के बाद भी लोगों के ये सुविधा नहीं मिल पाई, इससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली और जमकर प्रदर्शन किया। मैं रियाज अहमद मलिक भागवा से बिलोंग करता हूँ। ये एक्चुअल भागवा से बिमना की तरफ जा रहे थे, तो बिमना से जब वापस आए तो एक जगह का नाम थनोत है, वहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया। तो काफ़ी ख़राब है रास्ता, काफ़ी ख़राब है रास्ता। यहाँ पे क्या बताया गया? जो अब बताया गया, अब दो घंटे हो गए, बोला अभी आएगा चॉपर, अभी आएगा चॉपर, अभी आएगा, अभी तक आया नहीं। ये भागवा और थनोट के बिटवीन में हुआ है। एक ही फैमिली के 3 लोग हैं, तो बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है। आप और अभी तक जो है इधर ही है, पड़े हैं अंदर, कोई देखने वाला भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, क्या है। चॉपर का तो बोला था इन्होंने हमें आते ही वक्त, मैं खुद डीसी ऑफिस गया था, मुझे बताया कि आप हॉस्पिटल जाओ, तो डीसी का वो हमने। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भी कर चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हो, हर कोई इस बार के विधानसभा चुनाव जीतने का दम भर रही हैं। सभी पार्टियों में बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कठुआ में बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया, जिसकी जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता विजय लोचन और अन्य नेताओं ने दी। एनसी की जो मीटिंग है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौर चल रहा है, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि सितंबर में ये शुरू किए जाएंगे होगा, तो उसी सिलसिले में हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी मीटिंग्स वगैरह का दौर चल रहा है। तो हमारे सूबा के प्रेसिडेंट विजय लोचन जी आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे सुभाष जी हैं, तो इन्होंने आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है। आज सभी बरादरी, शेड्यूल कास्ट बरादरी और दूसरी बरादरियों के सारे साथी पार्टी के जो यहाँ आए हैं, और सारे हम सोच विचार कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में कठुआ की सीट जो अब रिज़र्व हुई है, इसको हमने कैसे जीतना है। हमारी जो सीटें हैं, 7 रिजर्व सीटें जो है, उसकी मैं लीडरशिप ने मुझे हिदायत दी है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम वहाँ का मुआयना करें और वहाँ से फीडबैक लें लोगों से कि यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट कहाँ पर खड़ा करना है। वो हम एक पैनल तैयार कर रहे हैं, उस पैनल में हमने इसीलिए आज की मीटिंग बुलाई है। और कठुआ में बिजली के बिलों को लेकर लोगों में भारी रोष है। बिजली के बिलों को लेकर भाजपा के शहरी मंडल के एक शिष्टमंडल ने डीसी कठुआ राकेश मिन्हास से मुलाकात की और उन्हें जेपीडीसीएल द्वारा दिए जा रहे बिजली बिलों को लेकर लोगों की परेशानी से अवगत करवाया। वहीं डीसी कठुआ ने जेपीडीसीएल के अधिकारी को तलब कर लोगों की इस परेशानी का समाधान करने के निर्देश दिए। जो लोगों के बिजली के बिल है, कहीं ना कहीं वो बिल आ रहे हैं, अनजस्टिफाइड बिल आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली मीडिया के माध्यम से भी हमने काफ़ी न्यूज़ देखी है कि लोग वहाँ पे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जिनके घर में शायद 2 पंखे और कुछ बल्ब भी लगे हैं, उनके भी 2-2 ढाई हज़ार बिल आ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज डिप्टी कमिश्नर साहब कठुआ को मिलने आए हम कि लोगों जो अनजस्टिफाइड बिल आ रहे हैं, इसको जस्टिफाई करें और जिसका जितना बिल बनता है, जिसकी रीडिंग है या जिस हिसाब से उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, उस हिसाब से लोगों के बिल आने चाहिए। तो आज डी साहब ने जो एक्शन कठुआ है उनको भी खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फाइनल कट में फिलहाल रुकेंगे थोड़े से। ऑटो रिपेयर एवं स्पेयर्स एसोसिएशन ने भीषण गर्मी के चलते छुट्टियों का ऐलान किया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के महासचिव अजय सिंह चंदेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 27, 28, 29 और 30 जून तक ऑटो रिपेयर एवं स्पेयर्स की दुकानें बंद रहेंगी। अजय सिंह ने बताया कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी एजेंसियों को इन छुट्टियों द्वारा लोगों की वाहनों की मरम्मत करने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि हीरो, टीवीएस, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, होंडा के सभी सर्विस सेंटर इन छुट्टियों के दौरान खुले रहेंगे। अगर हमारे किसी मेंबर को ये सर्कुलर नहीं पहुंचा है तो हम हाथ जोड़ के उसको बोलते हैं कि अभी इसी वजह के लिए हमने ये
प्रेस वार्ता रखी है कि इन हो सकता है किसी वजह से उसके पास ये सर्कुलर ना पहुंचा हो, तो वो हमारी जो गर्मी की छुट्टियां हैं इसका जो यूनियन की तरफ से हैं, जो हम सब मेंबरों ने मिलकर डिसाइड किया है, तो जो हम करते हैं हर साल करते हैं, तो ये 27, 28 और 29, 30 को है। तो इस गर्मी की छुट्टियों में जैसे हमारी जम्मू की जनता है उसको अगर इन 4 छुट्टियों में कोई किसी की व्हीकल्स ख़राब हो जाती है, किसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए हमने जो एजेंसीज़ हैं जैसे बुलेट की एजेंसी है, यामा है, TVS है, बजाज है और काफ़ी 3 व्हीलर की हैं, तो जो भी हैं उनको इनसे वंचित रखा गया है, वो इमरजेंसी में वहाँ से काम करवा सकते हैं। एक तरफ गर्मी का कहर और दूसरी तरफ बिजली की कटौती लोगों को खून के आंसू रुला रखी है। लगातार बढ़ता हुआ तापमान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ऐसे में अगर बिजली चली जाए तो बची खुची कसर वो भी पूरी कर लेती है। वहीं जम्मू के बिश्नाह में भीषण गर्मियों और बढ़ते हुए लोड के चलते कोटिल चारका में लगा ट्रांसफार्मर धू धू कर जल गया, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। कला परसों का ट्रांसफार्मर जवाब दिया था बेचारे गंढा के ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ बेचारे ਇਹ भी कोई किन्ना के करते ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਰਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਗਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਾ ਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 11000 ਤੋਂ ਕਰਾਗ ਉੱਪਰ ਗਈ ਦੀ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਉਧਰ ਗਈ ਹੈ मेरे हाल ने ना देखो उधर भी देखो ते सारा की दिख लो तो हूँ बिजली बंद हो जाए जो कला परसों तो कर बंद रही सानू 12 एक गल है राती तो ट्रांसफार्मर होना चाहिए। बस्ती रहना मैं कोटी चाड़ता ये चौंक से साढ़ा ट्रांसफार्मर लगे 100 किलो पड़ता तो लोड कोई ज़्यादा है रोज़ फ्यूज उड़ते रहते हैं अपने लाइनमैन वगैरह रिपेयर करते रहते हैं लेकिन अज ऐसा होया कि हाँ भी पूरा ट्रांसफार्मर भी फटी है अगर लीक नहीं होता धमाका होता तो पता नहीं कितने लोग मरने हैं क्योंकि चौंक के कहते हैं कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। जी हाँ, समाज में कहीं ऐसे लोग हैं जो रक्तदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी एक बूंद किसी के जीवन के बहुत मायने रखती है। आपको बता दें कि अरनिया के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया जिसमें कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान CMO जम्मू डॉक्टर हरबख्श सिंह भी मौजूद रहे। क्या किसी को जीवन दान दें, मैं समझता हूँ कि जो आज का ब्लड डोनेशन कैंप जो किया गया है PHC अरनिया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशली डॉक्टरों के नेतृत्व में ये एक सराहनीय कार्य है और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी जो है इनसे प्रेरित हो तो आगे ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। जिन लोगों ने इनमें पार्टिसिपेट किया है स्पेशली मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि ये उनकी बड़ाई है कि वो आगे आए और आके उन्होंने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली मैं डॉक्टर उत्तरा संड्याल जो कि इस टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में एज ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ ब्लड बैंक काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अरनिया में आज सेकेंड टाइम कैंप के लिए आई हूँ, तो मुझे पहले भी यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लोगों में काफ़ी जज्बा, लेकिन क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है हमें लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए कि हमें मतलब लग रहा था कि इतनी गर्मी में कोई ब्लड कैंप लगा नहीं रहा और हमें सख्त ज़रूरत थी ब्लड बैंक में ब्लड की इस टाइम। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबसे पहले इन लोगों के जिनमें बिजली की समस्या को लेकर सांबा जिला के गांव सुपवाल नानक चक के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि आए दिन बिजली की सप्लाई तारें जल जाती हैं जिससे उनकी बिजली की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक आए दिन वो अपने जेब से पैसे खर्च कर नए तारें डलवाते हैं लेकिन वो भी जल जाती हैं, लेकिन JPDCL इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिजली की सप्लाई प्रभावित होने से इस भीषण गर्मी में उनका जीना मुहाल हो गया है। पर सानू बहुत एक मुसीबत ऐसी आ गई है कि 2 महीने की कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਨਾ इन्हें बड़े बारी ऐसे डिपार्टमेंट की बोलिया वो आखते कि असें ये डिपार्टमेंट ਜਿਹੜਾ प्राइवेट हो गया है जिसले किराया लेने की बारी आती तो उसले डिपार्टमेंट किराया लेने वास्ते आ जाता। असें कोई 2 महीने कम से कम ਜਿਹੜੇ इत्थों के लोग ना मेरे ख्याल लोकल लोग ਜਿਹੜੇ भी है ना
एक 4-5 हज़ार देगा असें अपनी तारां मंगवाइयां और लाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब लोगों को पक्के मकान का सपना दिखाया था। देश के कई गरीब लोगों का यह सपना इस योजना ने पूरा भी किया, लेकिन जम्मू के नगरोटा ब्लॉक के गांव कटल बटाल में एक परिवार ऐसा भी है जिसका पक्के मकान का सपना अभी तक सपना ही बना हुआ है। क्या कहना है इस परिवार का, पेश है इस पर एक रिपोर्ट। ये है नगरोटा ब्लॉक का गांव कटल बटाल। इस गांव में अधिकतर मकान पक्के बन चुके हैं, लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका पक्के मकान का सपना अभी तक सपना ही बनकर रह गया है। सबका साथ सबका विकास करने का दावा करने वाली सरकार और इस सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना भी गरीब मदन लाल का ये सपना पूरा नहीं कर पाई है। बरसात के साथ ही इस परिवार पर मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। बारिश में मदन लाल के कच्चे मकान की छत से जगह जगह से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जिससे मदन लाल के परिवार का खाना और सोना मुहाल हो जाता है। पूरी रात उन्हें छत से टपकने वाले पानी को बंद करने में गुजर जाती है। इस वेले बरसात आनी है ते असें सोचे दे भी नींदर नहीं आनी है कि धुरग धुरग राणा के कुत्थों पानी ऊपर पौंदा है, कुत्थों कंध ढांदी है कच्ची है, कुत्थों कोई वर्गा पौंदा। पुरानी कोठी है महाराज, कच्ची है, सब कुछ कच्चा है। त्रै बारी राती उठी है, उपर जाने पौंदा, कोई मिट्टी सुटो, कोई कुछ करोगे, इत्थों पानी आवा, इत्थों पानी आवा, बहुत ज्यादा परेशानी है। तरवाल इयां देइए ते गुजारा करने हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के कुछ लोगों के पक्के मकान बने तो मदन लाल को भी उम्मीद की एक किरण नजर आई कि अब उसका पक्के घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। अपने इस सपने को साकार करने के लिए उसने भी आवेदन किया, लेकिन उसे मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिला। बड़े बारी जनाब की 2-3 बारी फार्म भी भरे ते इयां कोई बेचारे गरीबे कन्नै मेरे कन्नै कोई इंजे पास भी लैंदे न। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी कई बार मदन लाल के जर्जर हालत मकान को देख चुके हैं। हर बार ये अधिकारी गरीब मदन लाल को पक्के मकान का सपना दिखाकर जाते हैं, लेकिन आज तक इन अधिकारियों ने इस सपने को पूरा नहीं किया है। बड़े काफी मिले, एक पिछली बार भी मिले, 8 साल मिलते न, मिगी कोई नहीं आज दिन तक मिले। ब्लॉक वाले तुहाडे कोल आए न कदे इत्थे? हाँ जी आए महाराज, पिछली बारी आए, मेरे घर आए न। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ਉਹਦੇ बाद कोई प्रोसेस होया आगे? कोई बिल्कुल नहीं। मदन लाल के पक्के मकान के सपने के बीच राशन कार्ड दीवार बना हुआ है। मदन लाल का राशन कार्ड अपने बेटे से अलग न होने के कारण उसे इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2 बारी पे चुका है मैं अपने फाइल आया ते अगे कार्रवाई नहीं हुई कोई? बिल्कुल नहीं हुई। तुस ब्लॉक च गए? हाँ जी। क्या किया उन्हें? वो बस महाराज सिर्फ आखते हैं कि राशन कार्ड अलग बनाओ, राशन कार्ड बना देंगे नहीं, आदमी कुछ बना हमारा गरीब आदमी। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट मदन लाल का राशन कार्ड अलग नहीं कर रहा है और सरकार उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे नहीं रही। मदन लाल के लिए अब यही कहा जा सकता है कि न नो मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। नगरोटा से अमित कुमार के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फानरगढ़ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।